अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अवाम का गुस्सा इतना भी बढ़ सकता है जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू करे, दारुल हुकूमत के सड़कों पर निकल आए और वजीर आजम को इस्तीफा देने पर मजबूर करे। प्यारे दोस्तों, ये किसी फिल्म का मंजर नहीं बल्कि हकीकत है। नेपाल में अवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नेपाल में ये सब कुछ क्यों हुआ, सोशल मीडिया पर पाबंदी ने कैसे आग भड़काई, वजीर आजम के इस्तीफा के पीछे क्या कहानी है और आगे क्या होने वाला है। नेपाल एक छोटा मगर अहम मुल्क है जो जनूबी एशिया के दिल में वाक़ई है। यहाँ जमहूरियत का सफर कभी भी हमवार नहीं रहा। पिछले कई सालों से महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और हुकूमती नाकामियों ने अवाम को सख्त मायूस कर रखा था। खास तौर पर नौजवान नस्ल को रोजगार और मौके न मिलने की वजह से इनमें बेचैनी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अवाम समझ रहे थे कि हुक्मरान सिर्फ इख्तिदार के खेल में मसरूफ है, जबकि अवाम की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर हो रही थी। ये सब कुछ उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब हुकूमत ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत का कहना था कि ये पाबंदी बदआमनी और अफवाहों को रोकने के लिए लगाई गई है, मगर अवाम ने इसे अपनी आजादी पर हमला समझा। खास तौर पर जेंजी ने यानी नौजवान नस्ल ने इसे बर्दाश्त न किया। सोशल मीडिया पर पाबंदी के बावजूद नौजवानों ने वीपीएन और दूसरे जराए इस्तेमाल किए, एहतिजाज की कॉल्स दी गई और देखते ही देखते लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरों का आगाज तुलबा और नौजवानों ने किया, मगर फिर आम शहरी भी इनके साथ शामिल हो गए। इब्तिदा में ये एहतिजाज पुरअमन था, लेकिन जैसे ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया, आंसू गैस, लाठी चार्ज और बाज़ मकामात पर बराह रास्त फायरिंग, तो सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिदाई दिनों में कम से कम 19 अफराद मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। बाद की रिपोर्ट्स में मजमूई हलाकतों की तादाद 50 से ज्यादा बताई गई है। मुजाहिरीन ने कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर कई झड़पें हुई और हत्ता के वज़रा के घरों तक निशाना बनाया गया। काठमांडू में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा और फौज को सड़कों पर तैनात किया गया। ये मनासिर नेपाल की हालिया तारीख के सबसे खौफनाक और अफसोसनाक मनाजिर में से एक करार दिए जा रहे हैं। अवामी गुस्से और मुसलसल दबाव के नतीजे में बिलाखिर 9 सितंबर 2025 को वजीर आजम के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इनका कहना था कि वो मजीद खून खराबा नहीं चाहते और मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना नहीं चाहते। नेपाल के अवाम सिर्फ वजीर आजम के इस्तीफा पर मुतमईन नहीं है, बल्कि इनके मुतालिबात ज्यादा है, जैसे शिफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद, करप्शन का मुकम्मल खात्मा, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना और एक ऐसा सियासी निजाम लाना जो अवामी मफाद को मुकद्दम रखे। ये मुतालिबात सिर्फ नारों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अवाम सड़कों पर इनके लिए मुत्तहिद खड़े हैं। इस पूरी तहरीक में सबसे अहम किरदार नेपाल की नौजवान नस्ल जेंजी का था। ये वो नस्ल है जो मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। उनके लिए आजादी का इजहार सिर्फ एक हक नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की, फिर सड़कों पर निकले, पुलिस का सामना किया और आखिरकार वजीर आजम को घर भेज दिया। ये दुनिया को ये पैगाम देता है कि नई नस्ल को अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। इसी दौरान नेपाल में एक नया नाम सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा था और वो नाम था बालन शाह का। बालन शाह काठमांडू का एक नौजवान मेयर है जिसने पहले ही से करप्शन और नाइंसाफी के खिलाफ नारा बुलंद किया है, लेकिन इसका आईनी तौर पर फौरन वजीर आज़म बनने के इम्कानात कम है। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्कान सुशीला कार्की के अबूरी वजीर आज़म बनने का है, जो नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस रह चुकी है। अवाम और जेंजी इन्हें एक गैर जानिबदार और शिफाफ शख्सियत समझते हैं जो अबूरी दौर में शिफाफ इंतखाबात करा सकती है। इस वजह से सुशीला कार्की 12 सितंबर 2025 को नेपाल की अबूरी वजीर आज़म बन गई। प्यारे दोस्तों, एक छोटे मुल्क के अवाम ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत सिर्फ बंदूक या कुर्सी में नहीं बल्कि अवाम के इत्तेहाद में है।
لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف نیپال کی کہانی ہے یا آنے والے وقت میں دوسرے ممالک میں بھی یہی نسل اس طرح تبدیلی لائے گی؟